रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्डमानिया एक हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, मतलब इसमें दोनों सेक्स एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटोगाइनस होता है, मतलब जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जो फीमेल का पार्ट होता है वो पहले डेवलप हो जाता है या पहले मैच्योर हो जाते हैं। फीमेल गोनाड पहले मैच्योर होते हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ये प्रोटोगाइनस होता है। क्लियर। गोनाड्स, हर्डमानिया में दो गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं जो मेंटल में एम्बेडेड रहते हैं और प्री ब्रैंकियल एरिया या एट्रल कैविटी में ये उभरे हुए दिखाई देते हैं। और जो लेफ्ट गोनाड होता है वो तो इंटेस्टाइन के लूप में प्रेजेंट होता है और राइट गोनाड पेरिकार्डियम की डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो लेफ्ट है वो तो इंटेस्टाइन के लूप में प्रेजेंट होता है लेफ्ट गोनाड, और राइट वाला जो है वो हार्ट की डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है या फिर पेरिकार्डियम की डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हम गोनाड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट गोनाड अपने को दिखाया हुआ है इनर साइड से, तो हर गोनाड एक लंबी, ये आपको एकदम लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है और लॉब्ड स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारी ऐसी लॉब्स या पालियां बनी हुई है। तो हर गोनाड एक लंबी लॉब वाली बाइलॉब्ड ग्लैंड होती है। देखिए आप इधर भी लॉब्स दिख रही है आपको, इधर भी लॉब्स दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी लॉब्स कैसी है, पैर में है, दिख रही है सब, ये सारी पैर में है, सिर्फ एक जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो अनपेयर्ड है। तो ये बाइलॉब्ड ग्लैंड होती है और 3 से 4 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है और 1 सेंटीमीटर ब्रॉड है और 2 से 3 mm मोटी स्ट्रक्चर होती है। अब ये सेंट्रल लाइन होती है, तो इसमें सेंट्रल लाइन के दोनों ओर लगभग 10 से 25 ओवल शेप या फिर जो राउंड शेप में लॉब्स प्रेजेंट होती है और ये दो रोज में अरेंज रहती है। क्लियर। प्रॉक्सिमल सीरे पर यहाँ देखिए ये जो एंड होता है इस पर एक बड़ी लॉब प्रेजेंट होती है जो कि अनपेयर्ड होती है और ये किडनी शेप होती है। हर लॉब में एक बड़ा रेड कलर का जो पेरीफेरी पार्ट होता है, ये जो आपको आउटर रीजन दिखता है पेरीफेरी रीजन, ये आउटर रीजन होता है, इसे हम टेस्टिकुलर रीजन बोलते हैं। और अंदर की तरफ जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये छोटा पिंक कलर का ओवेरियन रीजन होता है। ये डार्क कलर में जो दिख रहा है आपको ये ओवेरियन पार्ट है और ये जो पेरीफेरी पार्ट होता है वो टेस्टिकुलर पार्ट है। क्लियर। तो दोनों देखिए आप, टेस्टिस वाला पार्ट और ओवरी वाला पार्ट दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, प्रोटोगाइनस बोला है। क्लियर, सॉरी हर्मोफ्रोडाइट बोला है। और प्रोटोगाइनस क्योंकि यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनस। ओके। अब टेस्टिकुलर पार्ट जो है, ये जो पार्ट होता है टेस्टिकुलर पार्ट, इसमें बहुत सारी स्पर्मेटिक ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, यहाँ क्या है, इसमें स्पर्मेटिक ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड रहती है और इसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ आप देखिए, ये है स्पर्मेटिक सीका, ये है स्पर्मेटिक डक्ट हो गई, और ये स्पर्मेटिक सीका हुए, ये ओवा है, ये ओविडक्ट है, ये ओवा है। तो ये जो है इनर ओवेरियन जोन ऑफ रीजन है, ये वाला पार्ट तो पूरा इनर रीजन है और ये वाला पार्ट जो पेरीफेरी वाला आउटर रीजन है, यहाँ पर स्पर्म्स प्रेजेंट मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये टेस्टिकुलर पार्ट जो है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी स्पर्मेटिक ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। स्पर्मेटिक ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं और वो स्पर्मेटिक ट्यूबुल्स जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, उसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स और फिर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ओके। और जो ओवेरियन पार्ट होता है, इस ओवेरियन पार्ट में बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में बहुत सारे ओवा के रूप में होते हैं। देखिए यहाँ ओवा का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। इस टाइप से गोनाड का जो हर एक लॉब है वो एक हर्मोफ्रोडाइट ग्लैंड की तरह काम करती है ना। तो हर एक पिंड जो है वो एक मतलब हर्मोफ्रोडिक ग्लैंड के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें आधा पार्ट तो फीमेल का है और आधा पार्ट मेल का है। तो ये जो आपको गोनाड दिख रहा है, इस गोनाड में क्या है, दोनों ही पार्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं गोनोडक्ट्स की। गोनोडक्ट्स, हर गोनाड में दो गोनोडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और ये ओविडक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट होती हैं। अब आप यहाँ देखिएगा,
ये दिख रही है आपको ओविडक्ट, जो बड़ा सा मोटी आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। और ये जो स्पर्म डक्ट अंदर की तरफ जो पतली वाली दिख रही है वो क्या है, स्पर्म डक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट भी बोलते हैं। और ये मिड लाइन के पैरेलल अरेंज्ड रहती है, देखिए आप ये दोनों ही पैरेलल अरेंज्ड रहती है। जो ओविडक्ट है वो एक चौड़ी नली है, और हर एक जो पिंड है उसके ओवेरियन जो पार्ट है उससे निकली ओवेरियन डक्ट्यूल के मिलने से बनती है। अब आप देखिए ये जो आपको अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा था इसको हमने ओवेरियन पार्ट बोला था। इस ओवेरियन पार्ट से क्या निकल रही थी, ओवेरियन डक्ट्यूल निकलती थी। ये देखिए ये ओवेरियन डक्ट्यूल निकल रही है। तो ये जो ओवेरियन डक्ट्यूल्स है देखिए यहाँ से निकल रही है, ये बड़ा जो चौड़ा स्ट्रक्चर है जो अंदर ये पतली जो दिख रही है वो तो स्पर्म डक्ट्यूल है, लेकिन ये जो चौड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन डक्ट्यूल। क्लियर। तो ये जो चौड़ा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या दिखता है, ओवेरियन डक्ट्यूल। ये ओवेरियन डक्ट्यूल सारी मिलकर के फिर ये क्या बना देती है, ऐसी मोटी डक्ट बना देती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्लियर। तो ये कहलाती है ओविडक्ट। और फिर ये थोड़ी दूर गोनाड से आगे जाकर के एनस के पीछे क्लोएका या फिर एट्रियल कैविटी में ओविडक्ट ओपन हो जाती है। क्लियर। अब ओविडक्ट के जो डिस्टल एंड पर जो अपर्चर प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन अपर्चर कहते हैं, और ये 4 लिप्स के थ्रू कवर्ड रहता है। ओके। अब जो स्पर्मेटिक डक्ट है, ये जो अंदर वाली जो डक्ट आपको दिख रही है स्पर्मेटिक डक्ट, ये थोड़ी नैरो ट्यूब होती है जो बहुत सारे स्पर्मेटिल डक्ट्यूल से मिलने से बनती है। अब आप देखिए यहाँ से जो आ रही है, जो पतली पतली आपको यहाँ पर ट्यूबुल्स दिख रही है, उनके मिलने से फिर वो सब ज्वाइन कहाँ होती है, इस स्पर्म डक्ट में होती है, स्पर्म डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटिल डक्ट्यूल जब सब मिलती है, ये सारी क्या निकल रही है, स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स निकल रही है। तो ये सब स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स मिलेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, वो स्पर्म डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो इस टाइप से ये स्पर्म डक्ट बन जाती है। ठीक है। तो एक स्पर्मेटिक डक्ट जो हर एक लॉब है उसके टेस्टिकुलर रीजन से आती है, और यह जो नलिका या डक्ट है ये ओविडक्ट के अंदर की ओर से होती हुई एक मेल जेनेटल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ क्लोएका में ओपन हो जाती है। तो देखिए आप, ये जो बड़ी वाला स्ट्रक्चर था, मोटी नली जो थी, इसे हमने ओविडक्ट बोला। ओविडक्ट के अंदर जो पतली नली आपको दिख रही है वो क्या है, स्पर्म डक्ट है, और ये स्पर्मेड्यूकल अपर्चर के थ्रू ओपन होती है। तो ये कहाँ ओपन होती है, ये क्लोएका में ओपन होती है, मेल जेनेटल अपर्चर के थ्रू या फिर स्पर्मेड्यूकल अपर्चर के थ्रू होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं गैमेट्स की। गैमेट्स, अब गैमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। तो जो मैच्योर स्पर्मेटोजोन होता है, स्पर्मेटोजोन मतलब स्पर्म्स का जो होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन की स्टेज, उसमें जो मैच्योर स्पर्मेटोजोन है, मतलब मैच्योर स्पर्म जो है लगभग 4 mm लेंथ का होता है, और हर स्पर्म में एक हेड प्रेजेंट होता है जिसमें लॉन्ग बीक शेप एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक लॉन्ग टेल होती है। तो मेनली जो स्पर्म होते हैं उसमें 3 टाइप के स्पर्म होते हैं। एक तो बीक एंड हेड आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जो हेड है और आगे की तरफ जो बीक निकली हुई है जो एक्रोसोम बनाती हैं वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। दूसरा, बीक नेक से 3 टाइम लॉन्गर होती है, इस टाइप के स्पर्म्स भी होते हैं, और बीक नेक से 3 टाइम शॉर्टर होती है, इस टाइप के स्पर्म भी होते हैं। तो 3 टाइप के स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवम होता है वो 0.3 mm डायमीटर में होता है, और उसके साइटोप्लाज्म में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड यॉर्क प्रेजेंट होता है, येलोइश ग्रेन्युलेटेड यॉर्क प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis के थ्रू यहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन होता है। और एक मैच्योर ओवम की हम बात कर रहे हैं तो वो 0.3 mm इसका डायमीटर होता है, और उसमें यॉर्क काफी मात्रा में होता है, और इसमें न्यूक्लियस जो है वो एक्सेंट्रिक होता है, मतलब न्यूक्लियस सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता है, वो साइड में प्रेजेंट होता है, बाकी पूरे पार्ट में यॉर्क प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर है, तो इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्लियर। फिर आती है आपके इनर कोरियोन। देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर में जो दिखाई गई है, ये कौन सी है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन।
इसके बाद में कौन सी आती है, इनर कोरियन, और उसके बाद कौन सी आती है, आउटर कोरियन। ठीक है, तो 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है और इनर कोरियन है और आउटर कोरियन है। अब हर्डमानिया में आप देखते हैं कि जो ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है ये खुद इस ओवम के थ्रू सिक्रीट होती है। क्लियर? तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन जो है वो खुद ओवम के थ्रू हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि खुद अंडाणु के द्वारा होता है। और ये जो दूसरी झिल्लियाँ होती है, जैसे कोरियोनिक लेयर है, आउटर कोरियन और इनर कोरियन जो होती है, सॉरी ये इनर कोरियन है, ये आउटर कोरियन है। तो इनर कोरियन और आउटर कोरियन जो लेयर होती है वो जो ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स होती है उनके थ्रू सिक्रीट होती है। तो ये तो फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होती है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये खुद ओवम से सिक्रीट होती है। ओके, तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, तो ये वाली तो हो गई वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और इनर कोरियन, इन दोनों के बीच का जो ये पूरा स्पेस होता है, इसमें क्या भरा हुआ रहता है, पेरीवाइटेलाइन फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और इसमें बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स भी होती है, दिख रही है आपको, ये बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसमें से कुछ पेरीवाइटेलाइन फ्लूइड में तो ऐसे फ्रीली तैरती रहती है, और जबकि कुछ जो है वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है। ओके, ये सेल्स क्या करती हैं, ये ओवम को न्यूट्रिशन देती है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ये इस ओवम को न्यूट्रिशन देती है। ओके, अब ये जो दोनों वाइटेलाइन दोनों जो कोरियन मेम्ब्रेन होती हैं, अब इन दोनों कोरियन मेम्ब्रेन में, अब ये जो दोनों कोरियन मेम्ब्रेन है इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर कोरियोनल स्पेस। दोनों कोरियन के बीच का जो स्पेस है हम इसे क्या बोलते हैं, इंटर कोरियोनल स्पेस बोलते हैं। ओके, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसे अपन बोलते हैं इंटर कोरियोनल फ्लूइड बोलते हैं। अब जो आउटर कोरियन होती हैं उसकी आउटर सरफेस पर बड़े साइज की वैक्यूल वाली कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं आउटर कोरियन के बाहर की तरफ क्या है, आउटर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, और इसमें वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये ओवम को पानी में फ्लॉट करने में हेल्प करती है, उसको तैरने में मदद करती है। ओके, तो हर्डमानिया में ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट अपने अपने अपर्चर के थ्रू एट्रल कैविटी में खुलती है। हमने यहाँ पर देखा ही था पहले डायग्राम में कि यहाँ ओविड्यूकल अपर्चर है और यहाँ स्पर्मेड्यूकल अपर्चर है। इन दोनों के थ्रू ये एट्रल कैविटी में ओपन होती है, जहाँ पर एक जो स्पर्म का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं वहाँ से, और गैमेट्स या सेक्स सेल जो है वो एट्रियल साइफन में से होती हुई फिर कहाँ पहुँच जाती है, समुद्र में चली जाती है। और हर्डमानिया क्या है, एक प्रोटोगाइनस एनिमल है, जिसमें जो ओवम का मैचुरेशन होता है वो स्पर्म से पहले होता है। क्लियर? इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनस। तो दोनों गैमेट के अलग अलग समय पे जो मैच्योर होने के कारण इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और हर्डमानिया में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सी वाटर में होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया। अब आता है फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवा जब दोनों ही एट्रियल कैविटी में आ जाते हैं और वहां से वो बाहर समुद्र में चले जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, क्योंकि एनिमल क्या है, प्रोटोगाइनस है। ओवा जो है वो मैच्योर पहले हो जाते हैं स्पर्म के पहले, इसलिए केवल क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और हर्डमानिया में फिर बाद में क्या होगा, जाइगोट का जब क्लीवेज होगा, वो फर्टिलाइजेशन के लगभग आधे घंटे बाद में क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, और इसमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज होता है, और अनइक्वल और डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है। अनइक्वल क्योंकि यॉक प्रेजेंट है, इसलिए पूरे जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डिवीजन नहीं होता है क्लीवेज के अंदर। और डिटर्मिनेट क्लीवेज वो होता है जिसमें कि ब्लास्टोमियर्स का फेट पहले से ही डिटरमाइन होता है। क्लियर? और फिर ब्लास्टुला कौन सा बनता है, इसके अंदर जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है वो सीलोब्लास्टुला बनता है। इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, और इस टाइप से यहाँ पर क्या बनता है, सीलोब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? फिर ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा, और गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो एम्बोली या इन्वेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और गैस्ट्रुलेशन के बाद में ब्लास्टोपोर कंप्लीटली बंद हो जाता है,
और ब्लास्टोपोर के चारों ओर एक्टोडर्म से जो प्राप्त कुछ सेल्स होती है वो एक मेडुलरी प्लेट का फॉर्मेशन करती है, और इस टाइप से फिर बाद में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, जैसे नर्व कोड बनेगी, नोटोकोड बनेगी। तो ये जो है इन सब स्ट्रक्चर्स के बनने के बाद में जो एम्ब्रियो होता है वो पियर शेप्ड हो जाता है यहाँ पर, और साथ ही टेल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये टेडपोल जो है वो फ्रॉग के टेडपोल से मिलता जुलता होता है, इसीलिए हम हर्डमानिया के लार्वा को भी टेडपोल लार्वा कहते हैं। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन के लगभग 8 घंटे के बाद में जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, और उसके फट जाने के कारण ये टेल्ड लार्वा पानी के बाहर फ्री हो जाता है। क्लियर? तो इस टाइप से हर्डमानिया में ये अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज डिस्कस किया है और उसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।